देश का विपक्ष आज अपनी वजह से हाशिए पर है। विपक्षी दल पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बस हंगामा करना जानते हैं और सदन न चलने देकर काम को लटकाना और अटकाना जानते हैं। राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी है। वहीं पीएम मोदी लगातार विपक्षी गठबंधन INDIA को एक्सपोज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की कड़ी आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश इन बुरी ताकतों से भारत छोड़ो का आह्वान कर रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष को रडार पर लेते हुए कहा कि वो न काम करेंगे और न करने देंगे के रवैये पर अड़े हुए हैं। वहीं इस खबर में बताएंगे आपको कि कैसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई है और कैसे आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई है। केजरीवाल के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। पार्टी इस बार ऐसे फंसी है कि जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे एक बार फिर राहुल गांधी का खेल हो सकता है खराब। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पार्टी एक मुसीबत से बाहर निकलती भी नहीं है, तब तक दूसरी मुसीबत आ जाती है। केजरीवाल और पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दोनों को पीएम मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट से झटका लगा है। वहीं अब दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में हारने के बाद अब राज्यसभा से आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार के पास राज्यसभा में भी बहुमत है। दिल्ली अध्यादेश विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी केजरीवाल एंड कंपनी को झटका लगने वाला है। राज्यसभा में बीजेडी और YSR कांग्रेस समेत कई और दल और निर्दलीय सांसदों ने मोदी सरकार का समर्थन किया है, जिसके बाद मोदी सरकार ने राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और अब राज्यसभा में भी बिल का पास होना तय है। वहीं अपनी हार देख आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आम आदमी पार्टी इस विधेयक का रास्ता रोकने के लिए पूरा दमखम लगा रही है और इसे नाक की लड़ाई बना चुकी है। बिल के विरोध में 26 दलों के विपक्षी गठबंधन INDIA को साथ लाने में कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल इसे 2024 का सेमीफाइनल करार दे चुके हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन INDIA सेमीफाइनल हारकर 2024 की लड़ाई से बाहर होने के कगार पर खड़ा है। विपक्ष को भी अंदाजा हो जाएगा कि मोदी के सामने टिकना कितना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल जो विपक्षी गठबंधन के सहारे पीएम मोदी के सामने खड़ा होने की सोच रहे थे, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। इस बीच बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आप पर निशाना साधा है। बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में खड़े हुए थे तो उन्हें पता था कि दिल्ली को राज्य का नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल है। उन्हें पता था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियां अलग अलग है। अब वो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। वहीं आपका कहना है कि हम इस बिल को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पूरा INDIA यानी इंडिया गठबंधन एक साथ इस बिल के खिलाफ वोटिंग करेगा। इसके साथ ही आगे बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल की पार्टी एक और मुसीबत में फंस गई है। वहीं कांग्रेस के बारे में भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई है। बने रहिए हमारे साथ। अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2012 में एक पार्टी का गठन किया और नाम रखा आम आदमी पार्टी। पार्टी ने भी जनता से खूब जोरदार वादे किए और कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको साफ सुथरी सरकार देंगे। जनता ने भी इस नई नवेली राजनीतिक दुल्हन पर विश्वास किया और दिल्ली पंजाब के सत्ता की चाबी दी। लेकिन इस नई नवेली दुल्हन की कथनी और करनी में फर्क आ गया। केजरीवाल जो कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर दिल्ली और पंजाब में सत्ता के शिखर तक पहुंचे, आज वो उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी केजरीवाल से हार कर दिल्ली और पंजाब में अपनी सियासी जमीन खो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के सामने पीएम मोदी चट्टान की तरह खड़े हैं। मोदी का खौफ इतना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए सारे आरोप भूल चुकी है। वहीं केजरीवाल की पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है और एक्शन के बाद पार्टी तिलमिला गई है। पहले भ्रष्टाचार और अब दंगा और हत्या के मामले में भी आप नेताओं की संलिप्तता पाई जाने लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दरअसल नूह हिंसा मामले में हरियाणा आप के नेता जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर आप तिलमिला गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने सफाई देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज करने लगे हैं, इसलिए बीजेपी अब षड्यंत्र रचना चाहती है और समाज को बांटने का काम कर रही है। आज पूरा देश जानता है कि कौन दंगे भड़काता है
और उसके बाद झूठी एफआईआर कर दूसरे पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि जावेद अहमद जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि जिस दौरान जहां पर यह घटना हुई उस दौरान जावेद उस जगह से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर थे। इसके उनके पास पूरे सबूत भी हैं और मोबाइल लोकेशन भी है। ये सारे सबूत हमने पुलिस के सामने भी रख दिए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जांच का सही निष्कर्ष निकले। ढांडा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जब ये दंगे हुए उससे पहले क्यों भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को उस जगह से हटा दिया गया और वीवीआईपी ड्यूटी पर लगा दिया गया। सीबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी थी जिसमें इस घटना के बारे में अवगत कराया गया था। उसको मुख्यमंत्री ने क्यों नजरअंदाज किया? जांच होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है या फिर दूसरे बीजेपी के नेताओं का हाथ है। वहीं इसके बाद बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है। वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में ताहिर हुसैन और हरियाणा में जावेद अहमद, जगह अलग हो सकती है पर पार्टी एक ही है। आप और केजरीवाल का चेहरा फिर उजागर हुआ। तो देखा आपने कैसे आप नेता के फंसने के बाद पार्टी बेचैन हो गई है। इससे पहले भी दिल्ली में आपके पार्षद रहे ताहिर हुसैन दिल्ली मामले में जेल पहुंच चुका है। आपकी शुरू से ही आदत रही है कि जैसे ही वो किसी मामले पर कथित तौर से फंसते हैं वैसे ही वो अपनी टोपी किसी और के सर पर घुमाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से हाथ तो मिला चुके हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी की लगातार बेइज्जती हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन में शामिल होकर आम आदमी पार्टी अपने बिछाए जाल में फंस गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के लिए एक ऐसा गठबंधन जो खुद की ही आग में जलकर खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस जो इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, जिसके रिश्ते इस दल में शामिल लोगों के साथ ऐसे हैं, अपनेपन का बंधन कम और उनके साथ रिश्तों में गांठ अधिक दिखती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही स्वार्थ बंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों ही दलों के नेता में आपसी खींचतान इस कद्र है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की तुलना गीदड़ से कर देते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्वी दिल्ली से पूर्व लोकसभा सांसद संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण होते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब कभी भी बड़ा अलायंस होता है उसमें ऐसे भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने इस पर कहा कि जंगल में जहां शेर और हाथी रहते हैं वहां गीदड़ भी मौजूद होते हैं। मैं उनकी तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण हैं। संदीप दीक्षित से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी को शामिल करने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर तो वो हमेशा से कहते आए हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सब समर्थन मांगते हैं, तो जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया जा रहा था तब वो अपना पाला क्यों नहीं बदल पाए थे। संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया कि जब संघीय ढांचे की बात होती है तब आम आदमी पार्टी कहां चली जाती है। उन्होंने कहा जब केजरीवाल कहते हैं कि हर आदमी को समान अधिकार की सरकार होनी चाहिए, तब चंडीगढ़ की बात क्यों नहीं करते, पुडुचेरी की बात क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही पूरा अधिकार मिलना चाहिए? उन्होंने दिल्ली ऑर्डिनेंस पास होने पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन के अलग हो जाने की अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि जो बीजेपी करती है वो आम आदमी पार्टी करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला नहीं करती, बल्कि कांग्रेस का विरोध करती है, कमलनाथ पर हमला करती है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं में अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि अगर पार्टी आम आदमी पार्टी से बेमेल गठबंधन करेगी तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और कहा गया कि राहुल गांधी की सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस दफ्तर में हर्ष का माहौल दिखा, लेकिन कांग्रेस जो शुरू से ही अर्धसत्य पर काम करती आई है, फिर उसने देश के सामने आधा सच आधा फसाना ही रखा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बारे में खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन कांग्रेस ने एक झूठ को छुपाया। कांग्रेस आज तो बहुत खुश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रही है, लेकिन जब कोर्ट से कांग्रेस को झटका लगता है तब कांग्रेस के नेता सवाल खड़ा करने लगते हैं कि लोकतंत्र भी खतरे में आ जाता है। अब देखना है कि जब कोर्ट से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को झटका लगेगा तब भी कांग्रेस के नेता कोर्ट में ऐसे ही सम्मान करते हैं या नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हो रहे कांग्रेस को वकील महेश जेठमलानी ने सच का सामना करा दिया कि ज्यादा खुश ना हो, राहुल गांधी अब पर अभी भी मुश्किल है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी का भी बयान सामने आया। जेठमलानी ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने केवल
कन्विक्शन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने ये कहा है कि सेशंस कोर्ट ने अधिकतम सजा देने के पीछे पर्याप्त वजह नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस स्टे के चलते भले ही राहुल गांधी का कन्विक्शन रुक जाए, लेकिन कानून की नजरों में वो अभी भी कन्विक्टेड है। साथ ही जेठमलानी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस स्टे की बदौलत वो संसद में लौट सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला और सजा दोनों सही है। राहुल गांधी की अयोग्यता मामले में आगे कानूनी कार्रवाई कैसे चलेगी, महेश जेठमलानी ने इस पर भी रोशनी डाली। महेश जेठमलानी ने कहा कि ये बहुत छोटी बात है, चूंकि सेशंस कोर्ट में सजा की वजह नहीं बताई गई थी, इसीलिए उन्हें राहत दी गई है। अपील की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने इसे सच की जीत बताया, इस पर महेश जेठमलानी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी के लिए सच और झूठ के मायने क्या हैं। उन्होंने कहा कि जब केस चलेगा तो राहुल गांधी दोषी माने जाएंगे। महेश जेठमलानी ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी अभी बरी नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राहुल गांधी का बयान सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि सार्वजनिक जीवन जी रहे व्यक्ति को भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर रोक के बावजूद राहुल गांधी की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा पर रोक लगाई है। दोष सिद्धि को रद्द करने पर फैसला गुजरात की सूरत कोर्ट को लेना है, जहां पर राहुल गांधी ने अपील दायर कर रखी है। लेकिन कांग्रेस ऐसे खुश हो रही है जैसे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष साबित हो गए हों। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ताल ठोक रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम ही हैं जो हैं, हमारे सामने दूसरा कुछ भी नहीं है। ना ही पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और ना ही पीएम मोदी के राष्ट्रहित काम। लेकिन अभी हाल ही के ताजा सर्वे ने विपक्ष को जोर का झटका दे दिया। लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं, लोकसभा चुनाव को अब बमुश्किल 6-7 महीने ही बचे हैं। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी नजर है। मोदी सरकार जहां तीसरा बार सत्ता में आने का दावा कर चुकी है, वहीं विपक्षी पार्टियों के मेल से बना इंडिया गठबंधन भी जीत का सपना देख रहा है। इस नए गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, उसके लिए ये लड़ाई और खास है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए चीजें इतनी भी आसान नहीं है। आजादी के बाद पहली बार देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हुई है। हाल ही आए सर्वे में भी उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस अकेले भी बीजेपी का मुकाबला करती नहीं दिख रही। ताजा पोल में एनडीए को 303 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें अकेले बीजेपी को 290 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं नए गठबंधन इंडिया की साथ ही कांग्रेस को अकेले मात्र 66 सीट मिल सकती है। सीधा मतलब है कि अगर ये पोल 2024 में सही साबित हुआ तो अकेले कांग्रेस बीजेपी का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कौन आगे? सर्वे के मुताबिक एनडीए को 303 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अकेले बीजेपी को 290 सीटें मिल रही हैं। यानी बीजेपी चाहे तो अकेले देश में सरकार चला सकती है। वहीं नए गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस को इसका पार्ट बनकर कोई खास फायदा नहीं होता दिख रहा। ओपिनियन पोल की मानी जाए तो INDIA यानी इंडिया तो इस लोकसभा चुनाव में 543 में से 175 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें कांग्रेस को मात्र 66 सीटें मिलेंगी। पिछले साल के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को तब भी मात्र 52 सीटें ही नसीब हुई थी। 2024 के सर्वे में बीजेपी की सीट घटी है, पर वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। कांग्रेस की सीट 2024 में बढ़ती दिख रही है, लेकिन वो अकेले सरकार बना ले ऐसा नहीं दिख रहा। 2024 का चुनाव अंतिम में नंबर गेम पर आकर ही रुकेगा, लेकिन विपक्ष तो तमाम विरोधाभास में बटा हुआ है। उस कारण विपक्ष की चुनौती काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।